नमस्कार बच्चों आज हम बात करने वाले हैं पाठ 13 की, जिसका नाम है मराठा राज्य का उदय एवं भारत में यूरोपियों का आगमन। बच्चों, हमने इससे पहले 2-3 लेक्चर बनाया हुआ है, उसे ज़रा आप देख लीजिए। उसमें हमने बताया है कि कैसे शिवाजी का उत्थान हुआ, किस तरह से वो औरंगजेब और बीजापुर के शासक से निपटता है और उसने इन दोनों शक्तिशाली शासकों के बीच से अपने एक साम्राज्य का गठन करता है और जिसका नाम मराठा साम्राज्य रहता है। फिर हमने उसका जो है कि प्रशासन के बारे में देखा था कि किस तरह से उसने शासन संचालित किया, कैसे उसके प्रशासनिक अधिकारी कितने थे जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था, इसके आय के कौन कौन से स्रोत थे, सेना कैसे उसने संगठित की हुई थी, इन सब के बारे में देखा हुआ था। फिर हमने बताया हुआ था कि बच्चों ये जो रेड कलर का है, पूरा जो रेड कलर का है, उसे हमने बताया था बच्चों कि यही जो है कि शिवाजी का क्षेत्र था। जो ये बच्चों रेड कलर का है, यही शिवाजी का क्षेत्र था। इसके बाद जब उसके पेशवाओं का शासन आया, जिसमें विश्वनाथ राव, फिर इसके बाद जो है कि बालाजी बाजीराव आया, तो इन सब के समय में जो है कि मराठा साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचा और वह जो है धीरे धीरे इतना विस्तार किया कि वो जो है पंजाब तक पहुंच गया, पंजाब का क्षेत्र भी जीत लिया। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली से उसका टकराव हुआ तो वहीं पर मराठे पराजित हुए और मराठों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। फिर हमने बताया था कि युद्ध प्रणाली कौन सी, वो छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग करते थे, जिसमें छुपकर या पीछे से वार किया जाता था। फिर हमने बताया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। फिर पानीपत का तृतीय युद्ध हमने बच्चों बताया था कि 1761 में हुआ था, जिसमें जो है कि अफगानिस्तान का एक शासक जिसका नाम अहमद शाह अब्दाली रहता है, उसने जो है किसको पराजित कर दिया, मराठों को पराजित कर दिया। और मराठों को जो है कि जो मराठों का सपना था कि हम भारत में एक हिंदू राज्य स्थापित करेंगे या एक अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, वह उनका सपना यही पानीपत के युद्ध में चकनाचूर हो जाता है और धीरे धीरे वो जो है अपनी शक्ति खो देते हैं। और मराठों की पराजय का कारण हमने इस बताया था बच्चों कि मराठे जो है कि आमने सामने अभी तक युद्ध नहीं किए हुए थे, केवल वो छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग कर रहे थे। तो इस कारण से जब उनको जो है आमने सामने युद्ध करना पड़ा तो उनकी सेना जो है बुरी तरह से पराजित हो गई। फिर दूसरी चीज़ थी कि उन्होंने जो अपने आसपास के जो राज्य थे, जैसे गुजरात का था, बंगाल का था, इसके बाद जाट थे, फिर बंगस पठान थे, इन सब को उन्होंने पराजित किया था। उनसे जो है कि उनकी आय का एक हिस्सा जिसका नाम चौथ था, उसे वसूल किया हुआ था। तो जब उनसे वसूल किया हुआ था तो इससे वो जो है कि बहुत दुखी थे। तो उन्होंने पानीपत के युद्ध में किसका, मराठों का साथ नहीं दिया और वे हमेशा तटस्थ बने रहे और कुछ ने तो अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। तो इस तरह से जो है कि मराठों का धीरे धीरे क्या हो गया, पतन हो गया। और इस पतन पर जो है कि और जख्म देने के लिए कौन आया, अंग्रेज आए, जिन्होंने मराठों को और जख्म दिया। तो आगे बच्चों देखते हैं कि अब है 8वीं शताब्दी में भारत की स्थिति। देखिए बच्चों, 18वीं शताब्दी वह काल होता है जिसमें जो है कि 1700 से लेकर 1800 के बीच का समय बोला जाता है। 1700 से लेकर 1800 के बीच का समय हम बोलते हैं 18वीं शताब्दी। ठीक, शताब्दी मतलब 100 वर्ष का समय। 18वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के विभिन्न देशों में देशी और विदेशी शक्तियों के अनेक छोटे बड़े राज्य स्थापित होने लगे थे। बंगाल, अवध और दक्षिण आदि प्रदेशों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली। बच्चों, जैसे ही मुगल साम्राज्य टूटकर बिखरा तो कहते हैं कि एक वृक्ष जो बहुत बड़ा वृक्ष होता है, तो अगर गिरता है तो उसके आसपास के छोटे छोटे वृक्षों को उठने का या ऊपर बढ़ने का मौका मिल जाता है। और ये ऐसे ही मौका मिला जो है जब मुगल साम्राज्य जैसा विशाल वृक्ष जब पतन की अवस्था की तरफ गया तो धीरे धीरे बंगाल में मुर्शीद कुली खान ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, अवध में शहादत खान ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, इसी तरह जाटों ने मथुरा में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। इसके बाद आप देखेंगे कि राजपूतों में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गया। इसके बाद दक्षिण भारत में आप चले आएंगे तो यहाँ पर जो है कि हैदराबाद, फिर मराठे स्वतंत्र थे ही, इन सब ने क्या है स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। मतलब बहुत ढेर सारे छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। भारत के उत्तर पश्चिम की ओर से विदेशी आक्रमण होने लगे। अब भैया उत्तर पश्चिम मतलब वही जो है कि नादिर शाह का आक्रमण हुआ, इसके बाद अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होने लग गया। तो इससे जो है कि स्थिति और भी भयंकर हो गई। सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण ने कमज़ोर मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी कि भाई जो पहले
मराठे जो है पूरी विजय पताका फैला रहे थे, जो पूरे साम्राज्य को एकदम जीते चले जा रहे थे, उनको जो है कि जब अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया तो उनकी जड़ें हिल गई। फिर दूसरी चीज़ बच्चों देखिए, मराठों के साथ साथ मुग़ल भी बहुत पावरफुल थे। तो मुग़लों को जो है कि जब एक छोटा सा राज्य अफ़गानिस्तान के शासक नादिर शाह ने मुग़ल शासक मोहम्मद शाह को पराजित किया, तो मुग़लों की भी जो है जनें चूल्हे हिल गई, और वो धीरे धीरे ये पता चल गया कि अब ये धीरे कम ही समय तक शासन इनका बचा हुआ है और अब इनका धीरे धीरे पतन होने वाला ही है। और देखिए सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण में मराठों के अस्तित्व को लगभग समाप्त कर दिया। देखिए बच्चों, 2 आक्रमण हुए, एक 1739 में हुआ जिसका नाम नादिर शाह था, वो भी अफ़गानिस्तान का शासक था। उसने जो है कि दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया। मोहम्मद शाह का जो है कि शासन हिलने लगा या मुग़ल सत्ता एकदम चरमरा गई, और इतना लूटा बताया जाता है कि हाथियों पर, घोड़ों पर वो जो है कि लेकर गया और जो है कि अपने लोगों को खूब सोना बांटा, अपनी सेना को सोना बांटा। तो इस तरह से कहते हैं कि बहुत सारी संपत्ति हमारी नादिर शाह उठा के लेके चला आया, और उसी का जो है कि उत्तराधिकारी था जिसका नाम अहमद शाह अब्दाली था। वह भी इससे बहुत प्रभावित हुआ और वह भी भारत पर आक्रमण किया कि हमको भी ढेर सारा सोना मिलेगा, खजाना मिलेगा और राज्य भी मिलेगा। तो इसलिए उसने जो है कि जब 1761 में भारत पर आक्रमण किया तो उसने मराठों की शक्ति को चकनाचूर कर दिया। इस तरह से मतलब अफगानों ने 2 शक्ति, एक मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बन गए और एक मराठों के पतन का कारण कौन बने? दोनों अफगान बने। इस समय कोई एक ऐसी शक्ति नहीं थी जो विशाल भारत को एकजुट रख सकती। मुगलों के पतन, मराठों की हार तथा छोटे छोटे राज्यों के आपस की लड़ाई ने यूरोपीय कंपनियों को शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ बना दिया। हमने बच्चों देखिए कि कोई इतनी बड़ी इस समय इतनी पावरफुल शक्ति नहीं थी। एक मराठा उभर रहे थे तो मराठों को किसने पानीपत के युद्ध में पराजित हो गए, तो मराठों की शक्ति धीरे धीरे पता चल गई कि ये भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इनमें भी बहुत पावर नहीं, बस दिखावा बहुत है, इनमें पावर और कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ हमने देखा कि तब तक मुगलों का धीरे धीरे पतन हो गया, मराठों का भी पतन होने लगा। अब जब छोटे छोटे जो राज्य थे, अवध है, बंगाल है, मराठा था, निजाम था, ये आपस में ही एक दूसरे की सीमा को तोड़ने में लगे हुए थे, एक दूसरे के क्षेत्र को जीतने में लगे हुए थे। तो कोई ऐसी पावरफुल शक्ति नहीं थी या कोई ऐसी पावर नहीं था जो इन सब राज्यों को दबाकर अपना एक संप्रभु शासन स्थापित करता, जैसे मुगलों ने स्थापित किया हुआ था, जैसे दिल्ली सल्तनत के शासकों ने किया हुआ था। अब इसका फ़ायदा किसने उठाया? यूरोपीय कंपनियों ने। यूरोपीय कंपनी क्या करती थी कि एक शासक को दूसरे शासक से लड़ाती थी, और जो शासक जिस शासक का पक्ष लेती थी अगर वो विजयी हो जाता था तो उसके बहुत सारे क्षेत्रों को वो जो है कि प्राप्त करते थे, उपहार में प्राप्त करते थे, और समय समय पर ये भय दिखाते थे कि अरे तुम्हारे राज्य पर दूसरा कोई आक्रमण कर देगा, तो उनके लिए सैनिक सेवा भी प्रदान करते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ कि वो आपस में लड़ाकर अपनी शक्ति को बढ़ाने लग गए। तो आगे देखिए, विदेशी व्यापारी कंपनियों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने हस्तक्षेप इसलिए किया क्योंकि इनको पता था कि हम एक दूसरे को अगर लड़ाएंगे तो कोई न कोई हारेगा, जो हारेगा वो तो हार गया, मतलब एक शक्ति तो खत्म हुई, दूसरी जो जीत गया है उसको कैसे चूसा जाए, तो उसका क्षेत्र वो ले लेते थे, वहाँ पर अपने सेना रख देते थे। उन्हें जो है कि सेना का रख रखाव करने का खर्चा उन्हीं राजा से वसूल करते थे कि हम आपकी जो है पूरी सैन्य व्यवस्था को देखेंगे, हम आपके सैनिकों को प्रशिक्षित करेंगे। तो धीरे धीरे क्या करते थे कि उस जो विजित राज्य है उसको भी जीत लेते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। किस मुगल शासक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की इजाज़त दी थी? लिखिए, आप बच्चों जानते हैं कि प्रथम जो मुगल शासक था जिसने कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी वो था जहांगीर। जहांगीर को ये लगा कि अंग्रेज आ रहे हैं और व्यापार करेंगे, तो व्यापार जब ये करेंगे तो यहाँ से माल को लेके जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, सोना और चांदी लेके आते थे वो बाहर से, और भारत में वस्तु खरीदते थे और सोना चांदी यहाँ देकर चले जाते थे। तो जो है कि उस समय इतनी अच्छी स्थिति में भारत था कि वो जो है सभी यूरोपीय कंपनी जो है कि हमेशा चाहती थी कि भारत से व्यापार किया जाए और भारत से वस्तुओं को यूरोप लेके जाया जाए, क्योंकि उनको बहुत मुनाफा मिलता था। तो जहांगीर को भी लगा कि हमारे साम्राज्य का फ़ायदा है और यूरोपीय कंपनियों को लगा हमारे साम्राज्य का फ़ायदा है। लेकिन यूरोपीय कंपनियों ने धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि किसी को बैठने का स्थान दे दीजिए तो वो लेटने का सोचता है, और लेटने का स्थान दे दीजिए तो वो पूरा घेरने का सोचता है। यही काम जो है कि यूरोपीय कंपनियों ने किया।
इस समय तक कौन कौन सी विदेशी कंपनियां भारत में आ चुकी थी, लिखिए। आप बच्चे जानते हैं सबसे पहले पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा जिसका नाम आप जानते हैं। इसके बाद फिर डच आए, फिर इसके बाद अंग्रेज आए, फिर इसके बाद आप जानते हैं कि फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। तो ये 3-4 कंपनियां भारत में आई थी। और सबसे पावरफुल कंपनी कौन थी? अंग्रेज, जिसने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। जिस समय यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन जोर पकड़ रहा था, भारतीय समाज लोकवाद और भक्तिवाद के गहरे सागर में डूबा हुआ था। मतलब पुनर्जागरण का बच्चों ये आशय है कि अपने जो है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। अंधकार से प्रकाश की ओर के जाने का मतलब है कि जो आपकी विचारधारा है, जो पिछड़ी हुई विचारधारा है, जो कुंद विचारधारा है, जो जिसमें तर्क आदि नहीं है, जो अंधविश्वास पर आधारित है, उसको छोड़कर तर्क वितर्क पर आगे बढ़ना और जो है कि यथार्थवादी विचारों को जीना, जो सही है उसे सही बताना, मानवतावाद को जो है कि बढ़ावा देना कि मानव समाज एक दूसरे की सेवा करना ही जो है मानवतावाद है। तो ऐसे विचार जो है पुनर्जागरण आंदोलन ने शुरू किए। और जब तर्क वितर्क की बात आई तो क्या हुआ, यूरोप हमसे आगे निकल गया। जबकि हम पहले तर्क वितर्क में यूरोप से बहुत आगे थे, लेकिन जब पुनर्जागरण हुआ यूरोप में तो वो हमसे वैचारिक रूप से बहुत आगे निकल गया। वहाँ पर नए नए कब फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई, वहाँ नए नए जो है खोज हुए, नए नए विश्वविद्यालय स्थापित होने लगे। और भारत में क्या हो रहा था तब? भारत में यहाँ पर जो है कि वही हो रहा था कि भैया मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाए, पापों से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए। समुद्र पार कर जाएंगे तो आप जो है पाप के दोषी हो जाएंगे, तो समुद्र पार करना जो है पापी माना जाएगा। तो इन सब में भारत जो है डूबा हुआ था। तो कौन, जब जो वैचारिक रूप से आगे है वो आपसे आगे निकल जाएगा। वह दूसरे देशों में हो रहे किस विकासों को नजरअंदाज कर रहा था। भाई दूसरा देश जहाँ विकास कर रहा है, भारत अपने मंदमस्त है कि अरे कोई बात नहीं है, हमारा इतना बड़ा राज्य है। मुगल एकदम मस्त थे कि हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, कोई जो है कि हमें जीत नहीं सकता। मुगल सम्राट एवं उच्च वर्ग करोड़ों रुपए ऐश्वर्य व सामग्री जुटाने व बनाने में खर्च कर देते थे। बच्चे जो मुगल सम्राट थे और जो उसके जो है कि ये उच्च वर्ग अमीर थे, तो इनका ये जो है कि अपने यहाँ हजारों, जैसे मान से कि यहाँ 6000 जो है कि रानियाँ थीं। इसके बाद अकबर के हरम में 15000 से अधिक रानियाँ थीं। फिर इसी तरह से देखेंगे कि आप फिरोज शाह तुगलक के समय जो है कि हजारों की संख्या में दास थे। तो ये क्या है, कहने का आशा हमारा बच्चों की ऐश्वर्य का जीवन जीते थे। तो इस तरह से क्या होगा, जब आप जीवन जिएंगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा, आपका विवेक कम हो जाएगा। कहते हैं कि जो व्यक्ति जो है सुराओं में व्यस्त हुआ तो वो सुरा में ही रह जाता है। उसको कभी जो है कि अपने जो उसके कर्म होते हैं, जो उसका ज्ञान होता है, वो धीरे धीरे बुद्धि कुंद हो जाती है। तो यही मुगल सम्राटों का हुआ और अमीर वर्ग का हुआ। उन्होंने घरेलू उद्योग व्यापार को सुदृढ़ बनाने की बजाय विदेशों से भोग विलासी वस्तुएं मंगवाना उचित समझा। देखिए बच्चों, आप भी जानते हैं कि जैसे हम कोई विदेशी वस्तु देखते हैं तो कहते हैं कि अरे वाह क्या वस्तु बनी है, जबकि हमारी स्वदेशी वस्तु जो हमारे गांव घर देश में बनी हुई है वो भी बहुत उच्च कोटि की होती है। लेकिन हमें पता नहीं क्या एक वो सनक होती है कि जो चीज़ विदेश की है वो बहुत अच्छी होगी, जो विदेशी ब्रांड होगा वो बहुत अच्छा ब्रांड होगा। तो इसलिए जो है कि जो राजा महाराजा थे वो भी यही करते थे कि जो विदेशी वस्तुएं थे उसे बहुत पसंद करते थे और उसे सोचते थे कि इन्हें हम मंगाएं। जब आप विदेशी वस्तुओं को मंगाएंगे तो अपना पैसा बाहर भेजेंगे, जब अपना पैसा बाहर भेजेंगे तो जो कंपनी बनाएगी वो मुनाफा कमाएगी, आपका क्या होगा, आपका पैसा बाहर चला गया। जबकि अगर आप अपने देश की वस्तुओं को जो अपने देश में बनी है उसका उपयोग करेंगे तो आपका पैसा आपके देश में ही रह गया, तो आपके ही देश का विकास होगा। फिर जहाँ यूरोप में किताबें मुद्रणालय में छपती थी, भारत में किताबें अभी हाथों से लिखी जाती थी, जिसका उदाहरण हमें बाबरनामा एवं अकबरनामा जैसे हस्तलिखित पुस्तकों से मिलता है। बच्चों, यूरोप में पुनर्जागरण हुआ तो वहाँ पर जो है कि टंकड़ जैसे कभी आप गए कचहरी में तो टक टक करके जो है कि वो लिखता है अपने यहाँ, तो वहाँ पर क्या होगा कि यूरोप में छापे खाने का विकास हो गया, लिखने के लिए टंकड़ का प्रयोग करने लग गए। तो उससे क्या होता है कि आप बहुत जल्दी लिखावट कर सकते हैं। हाथ से आप लिखेंगे तो समय लगेगा, लेकिन टंकड़ से आप लिखेंगे तो बहुत कम समय में कोई चीज़ लिख ली जाती है। तो भारत में क्या हो रहा था कि पुस्तकों
का लिखावट किससे होती है? हाथों से हो रही थी। अब हाथों से जब लिखावट होगी तो हाथ से लिखावट महंगी होगी, और महंगी होगी तो आम जनता तक पहुंच नहीं पाएगी। जबकि जो टंकड़ से लिखी गई होगी वो कम समय में लिखी गई होगी, सस्ती होगी और वो आम जनता तक पहुंच जाएगी। तो जब तक आपके विचारों का प्रवाह जो है जनता आम जनता तक नहीं होगा, तब तक उसमें कैसे विवेक आएगा, उसमें कैसे सोच आएगी, उसमें कैसे नई ऊर्जा आएगी। तो इसी चीज़ में भारत पिछड़ता चला गया। उधर यूरोप में जहाँ प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा था तथा लड़ाई के लिए नए नए हथियार, बंदूक, हल्की तोपें आदि का निर्माण हो रहा था, भारतीय अभी भी पैदल सेना, हाथी, तलवार, भालों तथा भारी भरकम तोपों का इस्तेमाल कर रहे थे। बच्चों, जहाँ भाई हमने बताया कि नए नए अनुसंधान हो रहे थे, नए नए जो है कि खोजें हो रही थी, तो उन्होंने क्या है, लड़ाई के नए नए तरीके अपनाए, हथियार नए नए लाए, बंदूक लेके आए, फिर इसके बाद जो है हल्की हल्की तोपें लेके आए कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। तो इससे क्या हो गया कि जो भारतीय थे वो अपने हथियार में भी पीछे हो गए। वो हाथियों से युद्ध करते थे। अब भाई जहाँ तोप मारेगी वहाँ हाथी का कितना जो है कि बल की उसे थाम लेगी। तो इस तरह से क्या हो गया कि युद्ध क्षेत्र में भी हम पिछड़ते चले गए। यही कारण था कि जब सिराजुद्दौला युद्ध करता है लॉर्ड क्लाइव से, तो सिराजुद्दौला की सेना जो है कि 60 से 65 हज़ार थी, उसको क्लाइव की 2 से 3 हज़ार सेना ने पराजित कर दिया। इसी का कारण ये था क्योंकि वो बंदूक से वार करते थे, तोपखाने से वार करते थे, तो उनको अधिक मानव की आवश्यकता नहीं थी बल्कि तकनीक की आवश्यकता थी। फिर आगे देखते हैं, यद्यपि 18वीं सदी में भारत में व्यापार एवं वस्तु निर्माण का विस्तार होता रहा, परंतु यूरोप की तुलना में भारत न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि अन्य मामलों में भी पिछड़ा ही रहा। मतलब कहने का ऐसा, व्यापार में तो भारत का विकास हुआ क्योंकि यहाँ से मसाले, सूती वस्त्र, ये सब व्यापार होता था, लेकिन जो प्रौद्योगिकी का विज्ञान का था वो पीछे रह गया। जैसे हमारे यहाँ ऊन काटने की जो मशीन थी वो नहीं विकास हो पाया, और यूरोप में ऊन काटने की मशीन का विकास हो गया। फिर यहाँ पर जो है हमारे यहाँ भी चरखा ही चल रहा था। तो इस तरह से क्या होगा, जब आपके यहाँ विज्ञान प्रौद्योगिकी आ जाएगी तो आपका विकास आगे खुद ही बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए माल का ज़्यादातर निर्माण छोटे पैमाने पर ही किया जाता रहा। मतलब जो वस्तुओं का निर्माण होता था वो बहुत छोटे पैमानों पर होता था, कि मतलब जो है कि गांव घर या आपके शहर में ही उन वस्तुओं का खपत हो पाए। ये नहीं था कि हमको वस्तुओं का उत्पादन करना है और दूसरे देश में इसका निर्यात करना है, वहाँ से पैसा ले आना है। दूसरी चीज़, मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया और कारीगर सरल से सरल औजारों से ही कार्य करते रहे। नतीजा यह हुआ है, कोई भी कारीगर चाहे कितना भी कुशल क्यों ना हो, उसकी उत्पादक क्षमता निम्न कोटि की ही रही। बच्चे, जो चीज़ मशीन बना दे रही है वो कितना भी आप हाथों से बनाइए उतना बेहतर नहीं बन पाएगा। दूसरी चीज़, मशीनें जब कोई चीज़ बना रही हैं तो 1 घंटे में हो सकता है कि वो 1000 कपड़ा तैयार करके 1000 साड़ी तैयार कर दें, और आप हाथ से बनाएंगे तो 1 साड़ी या 2 साड़ी 1 दिन में तैयार कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी उत्पादकता है, मशीन एक ही व्यक्ति चला रहा है और वो कितना 1000 साड़ी का 1 दिन में उत्पादन कर रहा है, और जबकि एक व्यक्ति अपने हाथ से मशीन चला रहा है, अपने हाथ से बुन रहा है, तो वो 1 दिन में 1 साड़ी शायद बुन पाए। तो इससे क्या हो गया कि जो कारीगर थे उनकी उत्पादकता बहुत कम थी और फिर गुणवत्ता भी कम हो गई। तो इससे क्या हुआ कि जो भारतीय बाजार था, जहां भारतीय वस्तुओं का वर्चस्व था, वो धीरे धीरे टूटकर यूरोपीय वस्तुओं का वर्चस्व स्थापित हो गया और यूरोपीय वस्तुएं पूरे भारत में छा गई। फिर देखिए, पश्चिम की तरह यहाँ के कारीगर तरक्की करके व्यापारी और उद्यमी नहीं बन सके। क्यों? क्योंकि भाई सब में ये विचार था कि समुद्र पार यात्रा करना क्या होगा, पाप का दोषी पापी हो जाएंगे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। फिर इसी तरह से पश्चिम में जो तरक्कियाँ हो रही थी, जो व्यापारी वर्ग हो रहा था, उद्यमी वर्ग उत्पन्न हुआ, वो भारत में हो ही नहीं पाया कभी। सब किसान मजदूर ही बने रह गए। इसके अलावा दुनिया में यूरोपीय नाविक नए नए देशों की खोज कर रहे थे तथा भारत में विदेशी यात्री व विदेशी व्यापारी आ रहे थे। बच्चों देखिए, यूरोप जो है कि नावों का, वो स्थल सेना में तो सर्वश्रेष्ठ था ही, उसने नावों का निर्माण किया और उससे दुनिया की खोज की कि दुनिया में देखो और कौन सा देश है, क्या कर रहा है, कैसे है, इसकी खोज हुई। तो जब वो गए तो देखे कि अरे ये सब तो जंगली जीवन जी रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर लिया तो वहाँ से जो भी वस्तुएं होती थी उसको ले लेते थे, वहाँ से जो खनिज पदार्थ थे जो उनको उपयोगी लगता था ये कंपनियों को, वो लेकर अपने देश चले जाते थे। तो इसी तरह से वो लूटपाट खूब किए। शक्तिशाली मुगल
भारतीय सैनिकों को सुदृढ़ बनाने के बजाय यूरोपीय जहाज़ों पर निर्भर रहे। जो मुग़ल शासक थे वो ये नहीं चाहे कि नहीं हमारी अपनी नौसेना हो, हमारी अपने जहाज़ हों, ताकि हम अपने देश का माल दूसरे देश में लेके जाएं। लेकिन ये क्या किए कि जो अंग्रेज़ आए उन्हीं की जो व्यापारी थे जहाज़ थे उन्हीं के जहाज़ों का उपयोग अपने व्यापार के लिए इन्होंने किया। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे आपकी निर्भरता किस पर बढ़ जाएगी, यूरोपीय जहाज़ों पर बढ़ जाएगी, और जब चाहेंगे वो तब आपको निकाल के बाहर कर देंगे। उधर यूरोपीय देशों ने शक्तिशाली नौसेना तथा सुसंगठित व्यापारी बेड़े के कारण भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए तथा इसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। भाई जब आपकी जहाजी बेड़ा बहुत अच्छा है तो पहले व्यापार जहाज़ों से ही होता था, और जहाज़ों से जब आपका व्यापार होगा और जिसके पास ज़्यादा जहाज़ होंगे, जिसके पास ज़्यादा सुरक्षा होगी, उसके जहाज़ अधिक जो है कि व्यापार करेंगे और अधिक मुनाफा कमाएंगे। जबकि भारतीयों में क्योंकि जहाज़ तकनीकी का विकास हुआ नहीं और जहाज़ बहुत ज़्यादा जो है कि इनका निर्माण नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा कि उस क्षेत्र में भी भारतीय पिछड़ गए। तो कहने का आशा जो है कि सैनिक रूप से, आर्थिक रूप से, नौसेना के रूप से हर क्षेत्र में भारतीय धीरे धीरे पिछड़ते चले गए, और अंग्रेज जो है इसी का फ़ायदा उठाकर वो भारत पर अपना राज स्थापित किए। देखिए कारखाने में तोप का निर्माण हो रहा है, यूरोपीय सैनिकों का बंदूक का इस्तेमाल, देखिए जो है कि बंदूक का वो इस्तेमाल करते थे। फिर कारखाने में काम करते हुए लोग, फिर आगे देखिए विदेशी सुसंगठित व्यापारी बेड़े, ये 10-10, 12-12 के जहाज़ में जो है जहाज़ का बेड़े के रूप में आपका माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते थे। फिर बच्चों देखिए मुग़लों ने विदेशी व्यापार के महत्व को समझ लिया, इस कारण उन्होंने यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया। राष्ट्र के शक्तिशाली नौसेना एवं सुसंगठित व्यापारी बेड़े के अभाव में विदेशों से होने वाले व्यापार के मुनाफे का अधिक लाभ नहीं उठा सके। बच्चे मुग़लों को ये पता था कि भाई अगर हमारी वस्तुओं का माल, अगर यहाँ से हम वस्तुएं बाहर देश बेच रहे हैं तो बाहर से देश से हमें सोना चांदी और रुपया मिलेगा, तो इससे हमारे देश की समृद्धि होगी, क्योंकि हमारे देश फिर किसान को जाएगा, फिर व्यापारी को जाएगा, व्यापारी से हमारा देश समृद्ध होगा और हमें भी, राज्य को भी चुंगी मिलेगी, तो राज्य का भी खजाना भरेगा। तो मुगल व्यापारी ये जानते थे, लेकिन उनका बुद्धि इतनी कुंद थी कि वो इसके लिए वो कभी जो है कि नौसेना का विकास नहीं कर सके, या जो है कि जहाजी बेड़े का विकास नहीं कर सके, कि ताकि हमारे अपने जहाज से हमारे व्यापारी अपने माल को एक अपने देश से दूसरे देश से ले जा सकें। तो इससे क्या होता कि आपका जो है वो ये व्यापार पर दबदबा कायम हो जाता, और व्यापार पर दबदबा कायम हो जाता तो अब जो है कि अंग्रेज़ों के निर्भर जो थे जहाज़ के लिए उस पर निर्भर ना होते, और जो है कि आपका व्यापार भी बढ़ता और आपके जहाज़ भी रहते, आपको दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना पड़ता और अंग्रेज़ आप पर शासन भी ना कर पाते। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को हमने छोड़ा। इस प्रकार विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत अन्य देशों से पिछड़ता गया। मुग़ल शासक वर्ग ने उन्हीं बातों में दिलचस्पी रखी जो उनके तत्कालीन महत्व एवं विलास की थी। भविष्य को निर्धारित करने वाली बातों के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं थी। इसके दूरगामी परिणाम हुए और भारत आने वाले 200 वर्षों तक विदेशी ताकतों की जंजीरों में जकड़ा रहा। बच्चे ये हुआ कि मुग़ल जो है कि तकनीक के रूप में, वैचारिक रूप से पिछड़ता चला गया, और यही कारण था कि आप देखेंगे कि व्यापार से भी भारत बाहर हो गया, यूरोपीय मालों का या वस्तुओं का भारत में भंडार हो गया, जो भारत के व्यापारी थे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गए, भारतीय कारीगर धीरे धीरे उजड़ गए, ख़त्म हो गए। तो भारत की स्थिति एकदम दयनीय होती चली गई, और यही कारण था कि भारत में लगभग 200 वर्षों तक किन्होंने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया। ये देखिए सूत कातने का कारखाना है, जहाँ एक व्यक्ति एक साड़ी कात रहा है। देखिए कारखाने में लाखों लोग जो है वो सूत कात रहे हैं। अब देखिए शब्दावलियाँ बच्चों को दिया है। चौथ, मुग़ल काल को दिए जाने वाले कुल लगान का 1/4 भाग जिसको मराठे अतिरिक्त कर के रूप में मराठा राज्य के बाहर के क्षेत्रों से वसूलते थे। हमने बच्चों बताया था कि जिन क्षेत्रों को मराठा जीत लेते थे उनसे उनके आय का 1/4 हिस्सा कहते थे कि आप हमको राजस्व के रूप में देंगे, और नहीं देंगे तो आप राज्य हम अपने राज्य में शामिल कर लेंगे। फिर दूसरा स्वदेशमुखी, संपूर्ण आय का 10वां भाग जिसको मराठा सारे क्षेत्र से वसूल करते थे। कि मतलब ये भी था
कि जितना भी मराठों का साम्राज्य था वहाँ से 1/4 1/10 हिस्सा जो है कि वो पेशवा वसूल करता था, या जब तक शिवाजी थे या उनके जो है शासक थे, उत्तराधिकारी शक्तिशाली थे, तब तक उन्होंने वसूल किया और ये सर देशमुखी वसूल करते थे। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की एक समिति जो शासन कार्यों में मराठा शासक को सलाह देने का कार्य करती थी। ये बच्चों अष्टप्रधान हमने बताया था कि किसी भी प्रशासन को संचालित करने के लिए आपको मंत्रियों की आवश्यकता होती है, आपको अपने अलग अलग विभागों की स्थापना करनी होती है, उनके पदाधिकारी होते हैं। तो इस तरह से मराठों ने भी इस जो है कि एक मंत्रिपरिषद बनाई जिसमें 8 मंत्री थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता है। तो आज बच्चों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।